सो हमने लास्ट लेक्चर में किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब इस बार हमें जो करना है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो ये है क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? दिस इज जस्ट अ मेथड फॉर चार्जिंग द ओवरहेड्स। हमने ओवरहेड्स प्रीवियस चैप्टर में भी चार्ज किया था, अब इस बार भी ओवरहेड्स ही चार्ज कर रहे हैं टू द प्रोडक्ट, लेकिन जस्ट विद अ बिट ऑफ डिफरेंस। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों आया? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हम प्रीवियसली कर रहे थे और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में थोड़ा डिफरेंस है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ बिट मोर एक्यूरेट, मोर लॉजिकल इन चार्जिंग द ओवरहेड्स टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। जो चार्ज करना है ओवरहेड्स टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किस पर जो हमें ओवरहेड्स चार्ज करना है, दिस इज मोर एक्यूरेट एंड मोर लॉजिकल। जो ओवरहेड्स चार्ज करने के 3 मेथड्स थे। सबसे पहला था सिंगल रेट या ब्लैंकेट रेट, जो प्रीवियस चैप्टर में आया था, लेकिन जस्ट एज अ थियरी आया था कि वी चार्ज एज अ सिंगल और अ ब्लैंकेट रेट टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट वन रेट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरहेड्स ऑन जस्ट वन बेसिस, एक ही प्रोपोर्शन में पूरा चार्ज किया था। जैसे कि लेबर आर रेट पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सभी जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स है उसको ओवरहेड्स चार्ज करना। दूसरा जो है वो है डिपार्टमेंटल रेट। हमने सारे सम्स जो किए थे they were more based on departments, production departments and service departments. So this is the second method for charging overheads, departmental rate, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का क्या किया था कि हम वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। उसमें थोड़े पॉइंट्स है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रीवियस चैप्टर, उसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को। जस्ट द माइनर डिफरेंस दोनों में जो है वो है द रेट्स आर कैलकुलेटेड एक्टिविटी वाइज इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम ही सजेस्ट करता है कि एक्टिविटीज के हिसाब से हम ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे। सो एक्टिविटी वाइज एंड उसमें क्या था, डिपार्टमेंट वाइज। फिर क्या था कि देखो, जो हमने ओवरहेड्स चार्ज किया था उसमें क्या था, सबसे पहला अलोकेशन, फिर था अपोर्शनमेंट, फिर था रीअपोर्शनमेंट। अलोकेशन क्या था, डायरेक्टली जो ओवरहेड्स जिस एक्टिविटी को या जिस डिपार्टमेंट को लगता है उसी को हम डायरेक्टली दे देते थे। अपोर्शनमेंट क्या था कि एक ही ओवरहेड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लगते थे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पी क्यू, सर्विस डिपार्टमेंट आर एस, जैसे कि उस टाइप का होता है, तो हर एक को मतलब एक ही ओवरहेड्स ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को लगते थे, तो हम क्या करते थे, अपोर्शन कर देते थे। फिर क्या था कि सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट रीअपोर्शन होती थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। उसके लिए क्या करते थे हम कि ओवरहेड्स रिकवरी रेट फाइंड करते थे, यानी कि जैसे कि रेंट जो है वो पर स्क्वायर फीट पर एरिया के हिसाब से, जैसे कि रेंट पूरा मिला के एक्स अमाउंट है और एरिया वाई स्क्वायर फीट है, तो हम क्या करते थे, एक्स अमाउंट को वाई स्क्वायर फीट के हिसाब से डिवाइड करते थे, तो पर स्क्वायर फीट हमें रेंट मिलता था और हर डिपार्टमेंट जितनी स्पेस यूज करता था उस हिसाब से हम रेंट उसको चार्ज करते थे उस डिपार्टमेंट को। तो पहले रिकवरी रेट फाइंड किया और फिर डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर दिया हमने। फिर मैं समझाता हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था, जो कि डिपार्टमेंट वाइज था ज़्यादातर, उसमें फ़र्क क्या है आप समझना चाहेंगे। देखो, हम क्या कर रहे थे, हम डिपार्टमेंट वाइज कर रहे थे, इसमें एक्टिविटी वाइज करते हैं। अब जैसे कि मैं समझाता हूँ कि परचेज एक एक्टिविटी है, लेकिन जैसे कि परचेज एक्टिविटी करने के लिए
जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेजिशन भेजा कि हमें ये इतनी अमाउंट में रॉ मटेरियल्स खरीद के दो, तो जो परचेज डिपार्टमेंट है वो कितनी एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए उनको पहले वेंडर लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, फिर रिक्वेजिशन नोट देनी पड़ेगी, फिर जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है उसके टेंडर्स पास करने पड़ेंगे, जो टेंडर्स है उसमें से सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव करना पड़ेगा। ये सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव हो गया, उसके बाद और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि जैसे ही मटेरियल्स आया उसका इंस्पेक्शन होगा, फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करना होगा, फिर पेमेंट प्रोसेसिंग होगा, एंड इसके बाद पूरे परचेज डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है। तो परचेज डिपार्टमेंट का ज़्यादातर एक्सपेंस नंबर ऑफ परचेज जो रॉ मटेरियल रिक्विजिशंस जिस डिपार्टमेंट से ज़्यादा आएंगे या फिर जिस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रिक्विजिशंस आएंगे उस हिसाब से उसका खर्चा होगा। तो एक्टिविटीज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हंड्रेड्स में जाती होगी, लेकिन हमें जो करना है वो क्या है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 4 या 5 एक्टिविटी ही दी होगी। तो हमें क्या करना होगा कि कॉस्ट पहले कितनी लगी, वो कितनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमें उसको डायरेक्टली अलोकेट कर सकते हैं, तो पहले अलोकेट करेंगे, फिर अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटी के लिए कोई कॉस्ट लगी है, कोई एक कॉस्ट ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए लगी है, तो हम अपोर्शन करते जाएंगे। फिर उसमें क्या था, पहला डिपार्टमेंटल रेट जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड था उसमें कि जो भी ये क्या बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन इसमें क्या किया है हमने एक्टिविटीज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरी कॉस्ट्स को। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आएंगी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आएंगी। अब आप ही बोल पाएंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो उसकी जो कॉस्ट हम टोटल आएंगी, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हम रीअपोर्शन कर देंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, और फिर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट्स को चार्ज करेंगे। Generally, the number of activities carried out in an organization are more than the number of departments. मैंने थोड़े ये पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा, जिससे आपको ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूरा क्लियर होता रहेगा। अगर आप चाहें तो ये आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे रेफ़र करने में बहुत ज़्यादा काम लगे। सो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो समझने के लिए पहला पॉइंट लिख लिए, दोनों सिमिलर है कंपेयर्ड टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। द माइनर डिफरेंस इज द रेट्स आर कैलकुलेटेड एक्टिविटी वाइज इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइज। फिर द सेकंड पॉइंट है वो है जनरली द नंबर ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोर देन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, डिपार्टमेंट्स कम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैक्सिमम 8 डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गए। 8 डिपार्टमेंट से ज़्यादा, या तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो 8 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं मोस्ट सूटेबल है वो है मैक्सिमम 8 डिपार्टमेंट्स, लेकिन एक्टिविटीज़ हंड्रेड्स में जा सकती है। फिर है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मोर डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे हम कॉस्ट्स का। जो ओवरहेड कॉस्ट है उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी की इसलिए ये कॉस्ट लगी, कॉज ये था एंड इफेक्ट ये है, मतलब कॉज थी ये एक्टिविटी और इफेक्ट इसके लिए उसका खर्चा लगा। तो हम डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमने की और क्या क्या उसमें खर्चे लगे। एंड जो मैंने बताया था कि वो ट्रेडिशनल मेथड है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और ये मेथड सुपीरियर है टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड।
अब क्या है कि एक्टिविटीज मतलब जो भी डिपार्टमेंट जो भी प्रोडक्ट की वजह से कौन सी एक्टिविटीज हुई, उस हिसाब से अगर हम ओवरहेड्स चार्ज करते जाएंगे तो ओवरहेड्स आर चार्ज मोर एक्यूरेटली एंड दस द कॉस्ट डेटा इज रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो हमें कॉस्ट आएगी वो भी रिलायबल बनेगी। हम मार्केट में अगर ये कॉस्ट के हिसाब से प्राइसिंग करेंगे जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आएंगी, तो जो डिसीजन मेकिंग के लिए ये कॉस्ट जो हमारी आई वो रिलायबल होगी। मतलब अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है तो मतलब अगर इस हिसाब से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से अगर सेलिंग जो कॉस्ट आई वो ज़्यादा आई एंड सेलिंग प्राइस कम आई, तो ये हम डिसीजन ले सकते हैं कि the product is not worth it in the market and we should discontinue, जो हमने क्वेश्चन किया था। अब मैं आपको थोड़े स्टेप्स बताता जाता हूँ जो कि आपकी ये जो मॉड्यूल है उसी हिसाब से है, जस्ट विद अ बिट ऑफ डिफरेंस मैंने उसको सब डिवाइड कर दिया है ये स्टेप्स को, ताकि आपको ज़्यादा सही से पता चले। सो राइट दी स्टेप्स, मैं बोलता जाता हूँ एंड you will pause the videos and write the steps आपकी notes में, and then I'll make you understand all the steps. So the first step is make list of all activities carried out in an organization. हर एक organization की activities का list बनाते जाए। So first step, write down, make a list of all the activities carried out in an organization. सेकेंड पॉइंट में बोलता हूँ बाइफरकेट द एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते थे उसमें क्या था, जो एक्टिविटीज है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने डिपार्टमेंट्स को बाइफरकेट किया था। इसमें हम बाइफरकेट कैसे करेंगे, बाइफरकेट एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहले लिस्ट बनाया और अब बाइफरकेट किया। दिस इज द सेकंड पॉइंट। ग्रुप कॉस्ट डेटा एक्टिविटी वाइज सिमिलर टू एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। मैं समझाता हूँ, लिखिए पॉइंट, ग्रुप कॉस्ट डेटा एक्टिविटी वाइज और ब्रैकेट में लिख लिए सिमिलर टू एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब क्या है कि जो कॉस्ट का डेटा हमें मिला तो उसको भी एक्टिविटीज से रिलेट करते जाए। सो ये कॉस्ट अगर यही एक्टिविटी की वजह से लगी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अलोकेट कर देंगे ये कॉस्ट इस एक्टिविटी की वजह से, जस्ट दैट्स इट। फिर चार्ज कॉमन कॉस्ट टू वेरी, जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, चार्ज कॉमन कॉस्ट टू वेरियस एक्टिविटीज ऑन सूटेबल बेसिस। मतलब कोई एक कॉस्ट अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से लगी है तो हम क्या करेंगे, चार्ज कॉमन कॉस्ट टू वेरियस एक्टिविटीज ऑन सूटेबल बेसिस। अपॉर्शनमेंट, जो एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए कोई एक सिंगल कॉस्ट लगी थी तो क्या करते थे हम, अपॉर्शन करते थे ऑन अ रीजनेबल बेसिस, सूटेबल बेसिस। सेम चीज़ यहाँ पे है। फिर क्या है, चार्ज सेकेंडरी एक्टिविटी, फिफ्थ पॉइंट में बता रहा हूँ, चार्ज सेकेंडरी एक्टिविटी कॉस्ट टू प्राइमरी एक्टिविटीज। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज की कॉस्ट है वो प्राइमरी एक्टिविटीज को देनी है। सिमिलर टू रीअपोर्शनमेंट, हम क्या करते थे उसमें, जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज होती थी। इसी तरह इसमें क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज की कॉस्ट प्राइमरी एक्टिविटीज को चार्ज होगी। फिर है सिक्स्थ पॉइंट, टोटल ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ ईच प्राइमरी एक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी कॉस्ट पूल। अब मैं बताता हूँ, जो हम टोटल आता था उसको क्या करते थे हम, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट के हिसाब से हम जो टोटल कॉस्ट आती है उसको यहाँ पे एक नया वर्ड दे दिया है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल। एक्टिविटी की सारी कॉस्ट का एक पूल बना दिया, मतलब एक कॉमन फिगर आ गया। तो
ये क्या है कि जस्ट टोटलिंग करना है, यही बता रहे हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसका 6 पॉइंट है। टोटल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज तो अब 0 हो गया है क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज का रीअपोर्शनमेंट हमने कर लिया है। 6th पॉइंट खत्म हो गया। अब है 7th पॉइंट, डिवाइड टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल कॉस्ट आई एक्टिविटी पूल, एक्टिविटी कॉस्ट पूल हम जिसे बोलते हैं, डिवाइड दिस टोटल कॉस्ट बाय द कॉस्ट ड्राइवर टू फाइंड रिकवरी रेट। अब मैं समझाता हूँ कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। ड्राइवर से आपको क्या समझ में आता है इजीली? जो गाड़ी चलाता है या फिर जो चीज़ को डायरेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये चीज़ सही से फ्लो होती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। अब जैसे कि मैं बता दूँ आपको, कोई एक एक्टिविटी हम पकड़ते हैं, जैसे कि मशीन सेटअप एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी हो गई, मशीन का सेटअप करना। वी आर इन द 7th पॉइंट, सही है। एंड इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद 8th पॉइंट भी आएगा। 7th पॉइंट में एक बार रिपीट कर लेता हूँ, डिवाइड टोटल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखिए एक्टिविटी कॉस्ट पूल जो हमारा आया वो, बाय कॉस्ट ड्राइवर। सो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर टू फाइंड रिकवरी रेट। मैं समझा रहा था मशीनरी सेटअप की एक एक्टिविटी। अब जैसे कि एक आप समझिए कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या है कि मोर देन 1 मेडिसिन बनती होगी। जैसे कि मैं समझाता हूँ कि ABCD&E 5 अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन एक ही फैक्ट्री में बनती है। और उसमें क्या है कि जो मेडिसिन A है वो 200 mg की है, मेडिसिन B है वो 100 mg की है, मेडिसिन C 50 mg की है, मेडिसिन D 500 mg की है एंड मेडिसिन E जो है वो है 10 mg की। तो अब क्या है कि हर एक मेडिसिन अलग अलग साइजेस की है, उसके शेप्स भी अलग अलग है। समझो एक का राउंड शेप है, एक का थोड़ा कैप्सूल टाइप का शेप है, फिर एक का जो शेप है वो है ओवल शेप, एक का रेक्टेंगुलर शेप है और एक जो है वो है स्क्वायर शेप की, समझ लीजिए। सो हर एक के शेप्स अलग अलग है, हर एक की साइज अलग अलग है, हर एक का वेट अलग अलग है। अब क्या होता है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं तो प्रोडक्ट ए हमने बनाने के बाद अगर हम डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट बी बनाएंगे तो पूरा मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, उसकी डाइस चेंज करनी पड़ेगी। फिर क्या है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है सो मेडिसिन्स बनाती है, तो हर एक जो मेडिसिन है उसका कंटेंट्स अलग अलग है, तो हमें उसको पूरा क्लीन आउट करना पड़ेगा। सो मशीन पूरा स्टरलाइज होगा, क्लीन होगा, उसी के बाद दूसरी जो प्रोडक्ट है वो हम बना पाएंगे। तो क्या हुआ कि हर बार हम जब ये प्रोडक्ट बनाने की डिसीजन लेंगे तब हमें मशीन सेटअप एक्टिविटी करनी पड़ेगी और ये मशीन सेटअप एक्टिविटी की वजह से हमें कॉस्ट लगेगा, स्टरलाइजेशन, ये जो लेबर का टाइम जाएगा चेंजिंग ऑफ डाइस की वजह से, फिर ये क्या बोलते हैं उसका कंटेंट्स चेंज करना पड़ेगा, ये सब कॉस्ट लगती है। तो ये मशीन सेटअप एक्टिविटी है। समझो कि हम हर एक जो मेडिसिन है वो 50,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं पूरे साल में। तो क्या होगा कि अगर हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि 50,000 यूनिट्स जो बनाने हैं वो हम एक साथ ही बना देते हैं, तो क्या होगा कि मशीन सेटअप एक्टिविटी सिर्फ एक ही बार एक प्रोडक्ट के लिए होगी। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो ये एक्टिविटी हुई और हमने पूरी मेडिसिन बना ली 50,000 एक साथ, तो क्या होगा कि उसका फिनिश गुड्स का स्टॉक हो जाएगा, तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगा। फिर ये स्टोरेज कॉस्ट के बाद हमें ये क्या होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट आती होगी,
तो उसी टाइम में हमें निकालना पड़ेगा। तो एक साथ निकालने के लिए हमें थोड़ा पुशअप करना पड़ेगा मार्केट में, जिसकी वजह से डिस्काउंट्स देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो कॉस्ट बढ़ जाए, तो हम एक साथ तो नहीं बना पाएंगे। तो हम डिसीजन क्या लेंगे कि हम जैसे कि 50,000 10,000 के लॉट्स में बनाएंगे। तो क्या होगा, 10,000 यूनिट्स की एक बैच होगी, ऐसी टोटल 5 बैचेस होगी। तो हर प्रोडक्ट के लिए जैसे कि 5 बैचेस ऐसा समझ लेते हैं हम, जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मशीन सेटअप एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बैचेस, या फिर इसको एक लॉट भी बोलते हैं, सो नंबर ऑफ लॉट्स, या फिर प्रोडक्शन रन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ रन्स। सो मशीन सेटअप एक्टिविटी की कॉस्ट को ड्राइव कौन करता है, ये बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस की वजह से ये एक्टिविटी की कॉस्ट लगी। सो कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ, मशीन सेटअप एक्टिविटी की कॉस्ट ड्राइवर हुई नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ लॉट्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। तो इसको बोलते हैं ड्राइवर। ये जो किस वजह से लगी, नंबर ऑफ बैचेस की वजह से, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। अब क्या है, 8th पॉइंट, यूज दिस रेट टू चार्ज ओवरहेड्स टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट्स को चार्ज करने में ये 8th पॉइंट लिख लीजिए, यूज दिस रेट टू चार्ज ओवरहेड्स टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो हमारा आंसर आ गया। अब आपकी जो थियरी है वो ऑलमोस्ट ओवर है। बीच में मैं अब हमें ये चैप्टर जो है उसमें सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन है। ये जो 3 इलस्ट्रेशन हो जाएंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी और थियरी आएगी जो मैं आपको डायरेक्टली आपकी मॉड्यूल से करवाऊंगा। सो let us start with the illustration number 1 on page number 5.11. मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके साथ ही मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि क्या करना है। दिस चैप्टर इज वेरी इजी और आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हमें नवंबर में एग्जाम्स कैसे भी करके क्लियर करने हैं। IPCC should be finished off just in one attempt. So illustration 1, ABC Limited is a multi-product company manufacturing 3 products A, B and C. The budgeted cost and production for the year ended 31st March 20x8 are as follows. So हमें budgeted cost दे दी है and production दे दिया है for the year ending on 31st March 2000x8. प्रोडक्शन क्वांटिटी यूनिट्स दी है 4000, 3000, 1600 फॉर A, B एंड C। रिसोर्सेज पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल्स इन केजी दिया हुआ है 4, 6 एंड 3 एंड लेबर, डायरेक्ट लेबर इन मिनट्स दिया हुआ है 30 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वाज ₹10 per hour। सो हमें पर आवर लेबर रेट दे दिया है एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट वाज ₹2 per kg। सो पर केजी मटेरियल कॉस्ट भी हमें दे दिया है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड एट ₹99,450 एंड वर अब्सॉर्ब्ड टू प्रोडक्ट्स यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। सो इन्होंने बोला है एब्सॉर्ब्ड यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। ABC लिमिटेड फॉलोज एन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, प्रीवियस चैप्टर वाली एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ABC Limited is now considering to adopt an activity-based costing system. The following additional information is made available for this purpose. First thing उन्होंने अब क्या है कि कंपनी activity-based costing methods पर आना चाहती है। पहले absorption costing करती थी सिंगल रेट, जस्ट दी लेबर आवर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया उन्होंने। Budgeted overheads were analyzed into the following: material handling का 29,100, storage cost का 31,200 and electricity का 39,150। So
इन्होंने दे दिया है कि ये जो ओवरहेड्स कॉस्ट है उसका बाइफर्केशन दिया है एक्टिविटीज के हिसाब से। मटेरियल हैंडलिंग एक एक्टिविटी है, उसका ओवरहेड्स कॉस्ट 29,100 है। स्टोरेज की एक एक्टिविटी हुई, उसकी कॉस्ट इतनी लगी, और इलेक्ट्रिसिटी की भी एक एक्टिविटी है, उसकी भी कॉस्ट इतनी लगी। द कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाइड वर एज फॉलोज। मटेरियल हैंडलिंग की जो एक्टिविटी है उसका कॉस्ट ड्राइवर है वेट ऑफ मटेरियल्स हैंडल्ड। फिर स्टोरेज कॉस्ट है उसका नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल्स, और इलेक्ट्रिसिटी का नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर वर एज फॉलोज, ए बी और सी का। फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेस ऑफ मटेरियल्स 10, 5 एंड 15। 10 बैचेस ए की हुई, 5 बैचेस बी की हुई, और सी की 15 बैचेस। देखो जो उन्होंने दिया है स्टोरेज कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल के हिसाब से। नंबर ऑफ स्टोरेज कॉस्ट एक एक्टिविटी है, उसका ड्राइवर है नंबर ऑफ बैचेस, एंड नंबर ऑफ बैचेस हमें दिया है 10, 5 एंड 15। स्टोरेज कॉस्ट की टोटल कॉस्ट दी हुई है हमें 31,200। फिर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस 6, 3 एंड 2। सो पर यूनिट के लिए 6 ऑपरेशंस होंगे ए में, बी में 3 ऑपरेशंस होंगे, और सी में 2 ऑपरेशंस होंगे पर यूनिट। मतलब एक यूनिट पे 6 बार कुछ 6 अलग अलग मशीन्स के थ्रू अगर वो पास होने वाली है, ऐसा समझिए आप। जो प्रोडक्ट भी है वो 3 मशीन्स के थ्रू पास होने वाली है, एंड जो प्रोडक्ट सी है वो 2 मशीन्स के थ्रू पास होने वाली है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट for management showing the unit cost and total cost for each product using the absorption costing method। absorption costing method के हिसाब से पहला हमें करना है required part। तो हम पहले यही कर लेते हैं required part absorption costing method के हिसाब से। उन्होंने दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल है, वापस क्वेश्चन में आ जाए, सोल्यूशन कर रहे हैं हम बिना देखे डायरेक्टली। उन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के हिसाब से हमें कॉस्ट निकाल के दो। ए जो है वो 4000 यूनिट्स बनने वाले हैं, उसमें मटेरियल 4 kg यूज होने वाला है, और मटेरियल की प्राइस दी हुई है उन्होंने 2 रुपीज़ पर kg। सो 4 इंटू 2 8 रुपीज़ का मटेरियल गया प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में 12 रुपीज़ का मटेरियल गया, एंड प्रोडक्ट सी में 6 रुपीज़ का मटेरियल गया। फिर उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट ए में लगा वो 30 मिनट्स लगा, बी के लिए 45 मिनट्स, एंड सी के लिए 60 मिनट्स। उन्होंने लेबर आर रेट दिया हुआ है वो है ₹10 पर आवर। सो 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर। सो 10 का आधा 5 रुपीज़ का डायरेक्ट लेबर गया ए में। फिर 10 रुपीज़ इंटू 45 मिनट्स बाई 60 मिनट्स पर आवर। सो हमें 7.5 रुपीज़ पर यूनिट लेबर लगा बी में, एंड सी में लगेगा हमें 60 मिनट्स मतलब 1 आवर का लेबर 10 रुपीज़ पर आवर है। सो 10 रुपीज़ का सी में लगा। सो हमें 2 चीज़ें मिल गई हैं। अब है ओवरहेड्स, 99,450 रुपीज़ का ओवरहेड्स लगा है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल लेबर आवर्स कितने लगे तीनों प्रोडक्ट को मिला के। 4000 यूनिट्स बनाने में ए का 4000 यूनिट्स बना, एंड 30 मिनट्स पर यूनिट। सो 4000 इंटू 30 करेंगे तो टोटल मिनट्स मिल जाएंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो टोटल आवर्स मिल जाएंगे फॉर प्रोडक्ट ए। 4000 इंटू 30 डिवाइड बाय 60, 4000 इंटू 30 करेंगे तो 4000 यूनिट्स इंटू 30 मिनट्स पर यूनिट इन डिवाइड बाय 60 मिनट्स पर आवर। सो इसके हिसाब से मिल जाएंगे हमें 2000 आवर्स फॉर प्रोडक्ट ए। फिर हमें मिलेंगे 2250 आवर्स फॉर प्रोडक्ट बी,
एंड 1600 आवर्स फॉर प्रोडक्ट सी। टोटल आपका आ जाएगा 2000 प्लस 2250 प्लस 1600, टोटल आ जाएगा हमारा 5850 आवर्स। और टोटल जो ओवरहेड्स लगा है वो 99,000 आई थिंक 99,450। सो 99,450 डिवाइड बाय 5850 आवर्स अगर आप करेंगे तो आपको 17 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर मिल जाएगा ओवरहेड्स रिकवरी रेट। अब आप हर प्रोडक्ट को लेबर आवर्स के हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज कर देंगे। सो 17 रुपीज प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 17 रुपीज पर लेबर आवर और 30 मिनट्स ए में है। सो 17 इंटू 30/60, सो हमें मिल जाएगा 8.5 ए में लिखेंगे आप पर यूनिट। बी का लिखेंगे आप 17 इंटू 45 डिवाइड बाई 60, सो 12.75 मिल जाएगा आपको। एंड सी का आप जो करेंगे वो है 17 इंटू 60/60, सो 17 रुपीज पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगा है सी में। आप टोटल यूनिट कॉस्ट फाइंड कर देंगे। ए में जो था वो डायरेक्ट मटेरियल्स जो है वो है 8 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर जो है वो है 5 रुपीज पर यूनिट और ए में प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8.5 रुपीज लगा। सो टोटल आपका आ जाएगा 21 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट ए का इंटू 4000 यूनिट्स टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। आपका पार्ट 1 ओवर, बहुत ही सिंपल था, खत्म हो गया। अब पार्ट सेकंड क्या बोलता है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट। आप आंसर एक बार चेक भी कर सकते हैं अगर आप हमने जिस हिसाब से किया उस हिसाब से मैच हुआ या नहीं। जो सेकेंड पार्ट है वो है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC अप्रोच। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करना है। सो पहला जो मटेरियल का कॉस्ट तो जो लगना था वही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और लेबर का कॉस्ट जो लगना था वही लगेगा। सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स किस हिसाब से हम ए बी और सी को चार्ज करते हैं वो मेथड चेंज हो जाएगी। So prepare a statement for management showing the product cost of each product using ABC approach। Activity based costing का short form है ABC, Activity based costing approach। So इस हिसाब से जो हमें फाइंड करना है एक्टिविटीज के हिसाब से, तो ये तो हमने सही से कर लिया है कि जो डायरेक्ट मटेरियल्स है वो सेम लगने वाला है एंड डायरेक्ट लेबर भी पहले के हिसाब से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से सेम ही लगने वाला है। जस्ट द थिंग इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है वो एक्टिविटीज के हिसाब से हमें चार्ज करने हैं। सो पहली जो एक्टिविटी है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं वो है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है कि कितना मटेरियल हैंडल किया, मतलब मटेरियल जो आया उसके लिए जो मतलब उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, किस सप्लायर से आया, फिर उसका इंस्पेक्शन करना, उसकी क्वांटिटी का जो हमने जो उनको परचेज ऑर्डर दिया होगा उस हिसाब से इनवॉइसेस को मैच करना। सो मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी में उसके बाद पूरा पेमेंट करना। सो मटेरियल को पूरा हैंडल करना है, उसका रॉ मटेरियल को स्टोरेज डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, ये सारा मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी में आएगा। उसका टोटल कॉस्ट दिया है 29,100। उसका कॉस्ट ड्राइवर जो है वो है वेट ऑफ मटेरियल्स हैंडल्ड। अब आप बोलेंगे कि डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर जो है उसके लिए तो यहाँ पे कोई डिटेल दी ही नहीं है फॉर मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि वेट ऑफ मटेरियल्स हैंडल्ड तो वो कितना आएगा। तो अगर आप 5.11 पेज पे जो मतलब जहाँ पे इलस्ट्रेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना प्रोड्यूस किया और कितना
केजी डायरेक्ट मटेरियल्स यूज हुआ है वो प्रोडक्ट के लिए। तो आप अगर 4000 यूनिट्स ए के प्रोड्यूस हुए, उसमें 4 केजी मटेरियल यूज हुआ है, मतलब टोटल 16000 केजी मटेरियल। फिर बी में 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, उसके लिए 6 केजी ऑफ मटेरियल पर यूनिट, सो 18000 केजी मटेरियल यूज हुआ। और सी में 1600 यूनिट्स और 3 केजी पर यूनिट। तो इसका मतलब है 16 3 48, 4800 kg of material would be handled for C. So A के लिए 16,000 kg of materials are handled, B unit के लिए 18,000 kg of material is handled and C के लिए 4,800। आपको टोटल कितना kg मटेरियल हैंडल हुआ, ये सब टोटल बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 38,000 kg मटेरियल हैंडल हुआ। मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट उन्होंने दी है 29,100। सो 29,100 इज द एक्टिविटी। हमने वो जो स्टेप्स लिखे थे उसमें था टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट पूल की जो टोटल कॉस्ट है वो, ये एक्टिविटी की कॉस्ट की पूल आपको डायरेक्टली देती है। और कॉस्ट ड्राइवर इज मटेरियल्स हैंडल्ड, टोटल कितना है, कितना केजी, 38,000। सो आपको रिकवरी रेट मिल जाएगा। रिकवरी रेट आपका आएगा 75 पैसा, सो 0.75 रुपीज पर केजी मटेरियल हैंडल के हिसाब से। फिर उन्होंने दूसरी एक्टिविटी दी है, वो स्टोरेज एक्टिविटी दी है, उसकी कॉस्ट जो लगी है वो 31,200 रुपीज है। उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल्स। और डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर में उन्होंने दिया हुआ है बैचेस ऑफ मटेरियल ए के लिए 10, बी के लिए 5, सी के लिए 15। टोटल आप मिलाएंगे तो आपको आ जाएगा 30 बैचेस टोटल होगी। सो 30 बैचेस एंड स्टोरेज कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ बैचेस। सो 31,200 इज द टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, सो 30 नंबर ऑफ बैचेस। सो हमें मिल जाएगा कॉस्ट रिकवरी रेट। स्टोरेज कॉस्ट का रिकवरी रेट आएगा आपका 1040 रुपीज पर बैच। फिर जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो है 39,150। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या दिया हुआ है उन्होंने, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। और नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर में दिया हुआ है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वो है 6 ऑपरेशंस हुए ए के लिए पर यूनिट, बी के लिए 3 ऑपरेशंस हुए पर यूनिट एंड सी के लिए 2 ऑपरेशंस हुए पर यूनिट। मतलब जितने यूनिट्स बनाएंगे उसके लिए ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। मतलब 4000 यूनिट ए के बनते हैं तो हर एक यूनिट पे 6 ऑपरेशंस, टोटल 24,000 ऑपरेशंस होंगे। टोटल पूरा ए बना, सारे यूनिट्स 4000 ए यूनिट्स बनाने के लिए टोटल 24,000 मशीन ऑपरेशंस लगेंगे। बी जो है वो है 3 ऑपरेशंस पर यूनिट, और वो 3000 यूनिट्स बनाने मतलब 9000 ऑपरेशंस टोटल होंगे बी के लिए। और सी के लिए हमें दिया है कि 2 ऑपरेशंस पर यूनिट, और वो हमें 1600 यूनिट्स बनाने हैं। तो मतलब 1600 इंटू 2, सो 3200 ऑपरेशंस होंगे। टोटल मिलाएंगे तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिलेंगे आपको, वो आ जाएंगे आपके 36,200। सो टोटल 36,200 ऑपरेशंस हुए। टोटल कॉस्ट हमारी क्या आई 39,150 और डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, वो हमारा आ गया है 36,200 ऑपरेशंस। सो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर कर देंगे, हमें रिकवरी रेट इसमें भी मिल जाएगा। इसका रिकवरी रेट हमारा आएगा 1.082 पर मशीन ऑपरेशन। अब क्या है, सिंपल
डायरेक्ट मटेरियल का तो कॉस्ट आपको डायरेक्टली पता ही है, डायरेक्ट लेबर का भी आपको अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में किया है, वही सेम फिगर्स लिखने हैं। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। मशीन मटेरियल हैंडलिंग, डायरेक्टली आप आंसर में आप देख भी सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग का कितना था, 0.75 रुपीज़ पर kg ऑफ मटेरियल हैंडल इनटू कितने kg है, 4 kg पर यूनिट, सो 3 रुपीज़ उसका आ जाएगा। इसी हिसाब से आपको जस्ट द थिंग इज कॉस्ट ड्राइवर इनटू ये क्या बोलते हैं, टोटल जो पर यूनिट वो रिकवरी रेट हमें मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फाइनल फिगर जो कॉस्ट में इंक्लूड करना है वो आ जाएगा। सिंपल है। मटेरियल हैंडलिंग का 3 रुपीज़ आएगा। फिर ये जो बी है उसमें 6 kg मटेरियल लगता है और मटेरियल हैंडल 6 kg पर यूनिट इंटू 75 पैसा पर kg ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगा, सो 4.50 रुपीज़। और सी में जो है वो 3 kg ऑफ मटेरियल हैंडल एंड 75 पैसा पर kg, सो 2.25। फिर हमारा जो है वो है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पहले कर दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 1.082 पर मशीन ऑपरेशन इनटू नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस हमें मिल गया था कि 6 मशीन ऑपरेशंस होते हैं, इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन 6 इंटू 1.082, फिर बी में 3 है इंटू 1.082 और सी में 2 मशीन ऑपरेशंस इंटू 1.082। तो स्टोरेज कॉस्ट जो हमारा आया है वो है 1040 पर बैच एंड इंटू, जैसे कि ए में है वो है 10 बैचेस, सो 1040 इंटू 10 करेंगे आप, सो आपको टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ ए मिलेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना है, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी और स्टोरेज कॉस्ट जितनी लगी वो। फिर बी में जो है वो है 1040 स्टोरेज कॉस्ट, ये क्या बोलते हैं 1040 पर बैच है और 5 बैचेस बनने वाली है, सो 1040 इंटू 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स बी का जो है वो है 3000, सो आपको स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। सी में सेम वे 1040 इज द स्टोरेज कॉस्ट पर बैच इंटू नंबर ऑफ बैचेस, 15 बैचेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वो है 1600, सो पर यूनिट आपको स्टोरेज कॉस्ट मिल जाएगी। आप कॉस्ट्स का टोटल करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी आपको। अब आपको सी में पूछा है, आपको क्या होगा कि टोटल कॉस्ट ए की दोनों मेथड में अलग अलग आएंगी, बी की भी अलग आएगी, सी की भी अलग आएगी। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो सेम है, टोटल कॉस्ट आप ए बी सी की मिला के दोनों मेथड में कंपेयर करेंगे तो टोटल कॉस्ट ए बी सी की मिला के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वो सेम आएंगी, टोटल कॉस्ट सेम आएगी, पर हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट, मतलब हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इन्होंने पूछा है थर्ड पॉइंट में, स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द 2 अप्रोचेस। ये कॉस्ट क्यों डिफरेंट आई, क्योंकि हमने 4 अलग अलग तरीके से किया हर प्रोडक्ट को, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से किया, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से किया, सो अप्रोचेस आर डिफरेंट, सो इसके हिसाब से कॉस्ट पे डिफरेंट आई। इन्होंने कमेंट में लिखा है, हमें कमेंट ही लिखनी है, सो द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट अंडर द 2 सिस्टम is due to the difference in the overheads borne by each of the products। हर एक प्रोडक्ट ने overheads different borne की है, मतलब different absorb की है। The activity based costing appears to be more precise, more logical। अब हमारा ये illustration 1 खत्म हुआ, illustration 2 और 3 सिर्फ
3 ही इलस्ट्रेशन है ये पूरे चैप्टर में। अब हम आगे थोड़ी थियरी भी कर लेते हैं। आपको बिल्कुल नींद नहीं आनी चाहिए, सोना नहीं है, एंड फ्रेश रहना है, मन लगा के पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एडवांटेजेस क्या है मैंने आपको पहले ही सारे ऑलमोस्ट बता दिए, लेकिन हम जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी ये वापस पढ़ लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इंस्टीट्यूट का कुछ भी छूट ना जाए। फर्स्ट पॉइंट इज मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मोर एक्यूरेट एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमने किया तो ज़्यादा सही वाला फिगर्स आएगा। ओवरहेड एलोकेशन इज डन ऑन लॉजिकल बेसिस, मोर लॉजिकल, more appropriate, more precise. It enables better pricing policies by supplying accurate cost information. Better pricing policy मैंने आपको पहले बताया था। Utilizes unit cost rather than just total cost. इसमें हमने क्या किया, यूनिट कॉस्ट के हिसाब से फाइंड किया, टोटल कॉस्ट डायरेक्टली नहीं कर लिया। फिर हेल्प टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। जब आप एक्टिविटीज़ का लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि एक्टिविटीज़ में आपको पता चलेगा कि ये सारी एक्टिविटी के हिसाब से ये खर्चा लग रहा है। फिर आप एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेंगे कि ये सच में वैल्यू ऐड करती है या नहीं करती है एक्टिविटी। सो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ का आपको डिस्टिंक्शन पता चलेगा। सो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स कॉस्ट रिडक्शन। सो कॉस्ट रिडक्शन करते टाइम हमें ये जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसको कैसे एलिमिनेट करना है वो हमें पता चलेगा। फिर इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर हमारी है तो हर एक प्रोडक्ट पे कितना यूनिट ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करना है वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। एक ही अगर प्रोडक्ट है तो क्या है, सिर्फ एक्टिविटीज़ को वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड में बाइफरकेट करके कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो हमें एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही प्रोडक्ट को पूरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज करना है, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो लॉजिकल बेसिस पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें ज़्यादा सही कॉस्ट पता चलेगी हर एक प्रोडक्ट की। इट हाईलाइट्स प्रॉब्लम एरियाज विच रिक्वायर अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है कि एक्टिविटीज़ में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस हमारा जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा खर्चा हो रहा है विच इज़ नॉट रीजनेबल और कौन सी एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडिंग है। फिर है लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इनमें लिमिटेशंस में 4 दिया है। पहला है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, इसमें क्या है कि आपको सारी एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन करनी है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लिस्ट डाउन करने बैठेंगे तो न्यूमरस एक्टिविटीज़ आपका लिस्ट बन जाएगा और हर एक एक्टिविटी का डिफरेंट कॉस्ट अगर आप असाइन करने बैठेंगे तो जो वर्क है वो ज़्यादा टीडियस हो जाएगा, ज़्यादा लोग आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे सिर्फ कॉस्टिंग के लिए, और मे बी जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इट इज़ नॉट सूटेबल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द फर्स्ट पॉइंट सेम। एंड third point is it may not be applied to organization with very limited products. So एक या 2 प्रोडक्ट है तो आप इतनी मगजमारी नहीं करना चाहेंगे। Selection of most suitable cost driver may not be useful. कॉस्ट ड्राइवर आपने समझा कि इस वजह से ये एक्टिविटी की कॉस्ट लगी है, लेकिन हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो सकता है तो कॉस्ट भी गलत आ सकती है। अब रिक्वायरमेंट्स इन ABC इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट इज स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। सेकंड इज प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई तो कॉस्ट में हमें रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, तो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। एक्टिविटी डेफिनेशन,
एक्टिविटी क्या है उसको सही से डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो एम्प्लॉयज़ है वो एक एक्टिविटी की उसके हिसाब से कुछ डेफिनेशन अलग है, दूसरे के हिसाब से अलग है, एक ही कॉस्ट अलग अलग एक्टिविटीज़ में चली जाएगी। एक्टिविटी ड्राइवर सिलेक्शन, सही से ड्राइवर सिलेक्ट करना है, वरना कॉस्ट एलोकेशन सही से या अपोर्शनमेंट सही से नहीं होगा। असाइनिंग कॉस्ट, a single representative activity driver can be used to assign cost from the activity pool to the cost object। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है 5.11.2 में एज एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। सो एक मिनट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है? तो पहला है एज अ डिसीजन मेकिंग टूल, कौन सी प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट लग रही है, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, कम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पे हम कम ध्यान देंगे, तो हमें सही वाली कॉस्ट में मतलब सही डिसीजंस लेने में आसानी होगी। एज अ डिसीजन मेकिंग टूल। फिर है एज एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। सो एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सी कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। फिर इसमें आएगा कि एक्टिविटी एनालिसिस हम करेंगे, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड। फिर नॉन वैल्यू एडेड को हम एलिमिनेट या रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे। फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्योंकि अब समझो कि परफॉर्मेंस, हम हर एक प्रोडक्ट का अगर हम परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे तो ये एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट होगा, तो हम कौन सी प्रोडक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है वो हम देख पाएंगे। अगर हमें स्पेशल ऑर्डर्स मिले तो स्पेशल प्राइसिंग के लिए भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज़्यादा सही रहेगा। फिर है हमारा एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन बिजनेस में है कॉस्ट रिडक्शन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब ये प्रोसेस है उसको पूरा डेफिनेशन, पूरा डिफाइन करना है, और पूरा प्रोसेस वापस से कैसे होना चाहिए वो करना है, ताकि हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ रख पाए, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को निकाल पाए। तो ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक पूरा एक कंसेप्ट है, वो आपको आएगा। आई डोंट नो विच सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन ड्यू टू ये कोर्स चेंज ये पूरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग बिजनेस प्रोसेसेस एंड मेकिंग सब्सटैंशियल चेंजेस टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन करंटली ऑपरेट्स। Activity based management ABM is a powerful tool for measuring business performance, determining the cost of the business output, and is used as a means of identifying opportunities to improve process efficiency and effectiveness. फिर है benchmarking. Benchmarking is a process of comparing the activity based cost, derived activity cost of one segment of a company with those of other segments. So compare करने में benchmark मतलब ये optimal level है, उसको benchmark से cost को compare करने में हमें मदद मिलेगी। It requires uniformity in the definition of activities and measurement of their cost. ये तो एक limitation हमेशा रहने ही वाला है। फिर है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। फिर ये हम बेंचमार्किंग किया कि ये ऑप्टिमल लेवल है, उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये जो बेंचमार्क था उससे एक्चुअल में कितना डिफरेंस आता है। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट कौन से एरिया में होगा? क्वालिटी ऑफ परचेज कंपोनेंट्स, जीरो डिफेक्ट परचेज करना है। फिर क्वालिटी ऑफ आउटपुट, परसेंटेज यील्ड, मतलब जैसे कि क्या होता है कि अगर आप 100 kg ऑफ मटेरियल्स इनपुट में डालते हैं तो
तो आपको आउटपुट हो सकता है थोड़ा कम मिले क्योंकि वेस्टेज की वजह से उसमें। तो परसेंटेज यील्ड मतलब पर 100 kg ऑफ आउटपुट हाउ मेनी kgs ऑफ per 100 kg of input how many kgs of output you are able to produce। अगर एक कंपनी जैसे कि बिस्किट बना रही है 100 kg इनपुट में उसको 95 kg बिस्किट्स बन रहे हैं, 100 kg मैदा डालने में 95 kg बिस्किट्स बन रहे हैं और आपकी दूसरी कंपनियां वो 97 kg बिस्किट्स बना पा रही है। इसका मतलब परसेंटेज यील्ड कंपनी बी का 97% है। फिर है कस्टमर अवेयरनेस, ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट है एरिया का। उसमें कैसा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसको ज़्यादा है और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम है। या तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने चाहिए या तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम होनी चाहिए। सिंपल। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से बजट बनाना। ये आपकी एलिमेंट्स बेनिफिट्स डायरेक्टली पढ़ के आप समझ सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद है इलस्ट्रेशन 2, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए एंड इसके बाद कंटिन्यू कीजिए। इलस्ट्रेशन 2 मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले रीड करता हूँ एंड फिर हम देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही छोटा इलस्ट्रेशन है, समझने के लिए भी बहुत इजी है एंड उसके बाद हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। अगर ये आ गया एग्ज़ाम में तो आपको जल्द से हो जाएंगे कि ये आपने पढ़ा भी है और ये आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें। MST Limited has collected the following data for its 2 activities. It calculates activity cost rates based on the cost driver capacity. So activities दी है cost driver की कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करना है। एक्टिविटी दी हुई है उन्होंने पावर, उसका कॉस्ट ड्राइवर है किलोवाट आवर्स, कैपेसिटी है 50,000 किलोवाट आवर्स और टोटल कॉस्ट जो है वो है 2 लाख रुपीस। फिर दूसरी एक्टिविटी है क्वालिटी इंस्पेक्शन, उसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। बहुत सिंपल है, कैपेसिटी है 10,000 इंस्पेक्शंस हम कर सकते हैं और उसकी टोटल कॉस्ट है वो है 3 लाख रुपीस। अब उन्होंने आगे क्या दिया हुआ है, द कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट्स M, S and T फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009 द फॉलोइंग कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वाज रिपोर्टेड। मतलब हर एक प्रोडक्ट ने कितना कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम किया। M, S और T ये 3 प्रोडक्ट्स है। किलोवाट आवर्स उसने यूज किए 10,000, M ने, S ने 20,000 किलोवाट आवर्स और T ने 15,000 किलोवाट आवर्स यूज किए। फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन M का 3,500 इंस्पेक्शन हुए, S के 2,500 इंस्पेक्शन हुए और T के 3,000 इंस्पेक्शन हुए। कंप्यूट द कॉस्ट रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। सो प्रोडक्ट को एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट कितनी कितनी हम अलोकेट करते हैं। अब हमें पता है कि जो कॉस्ट है वो पावर की एक्टिविटी की कॉस्ट है 2 लाख रुपीस, कैपेसिटी है वो 50,000 किलोवाट आवर्स है। सो 2 लाख रुपीस दैट इज एक्टिविटी कॉस्ट की पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर है किलोवाट आवर्स दैट इज 50,000 किलोवाट आवर्स। सो 2 लाख डिवाइड बाय 50,000 किलोवाट आवर्स, हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल गया 4 रुपीज पर किलोवाट आवर। दूसरा है क्वालिटी इंस्पेक्शन, उसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपीज और ये कॉस्ट पूल हो गया और उसका डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर दैट इज नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 10,000 है। सो 3 लाख डिवाइड बाय 10,000 नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, हमारा आंसर आएगा 30 रुपीज पर इंस्पेक्शन। हमें ये दोनों चीजें मिल गई। अब क्या बोला उन्होंने, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच एक्टिविटी फ्रॉम ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। सो M, S और T ये 3 कॉलम बना देंगे, हम एक टोटल का और कॉलम बना देंगे।
पहला जो एक्टिविटी है वो है पावर की, उसकी कॉस्ट है टोटल 2 लाख रुपीस। और लेकिन अब क्या है कि 4 रुपीज पर किलोवाट आवर हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला। ए में सॉरी एम एस और टी, सॉरी एम जो प्रोडक्ट है उसमें 10,000 किलोवाट आवर्स इंटू 4 रुपीज पर किलोवाट आवर, सो 40,000 रुपीज पावर का एम में लगा। एस में 20,000 इंटू 4 80,000 रुपीज लगा, और टी में 50,000 इंटू 15,000 इंटू 4, सो 60,000 रुपीज लगा है पावर का। टोटल आप अगर करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,80,000। थोड़ा डिफरेंस बचा है 2 लाख और 1,80,000 में। अब ये डिफरेंस क्यों आया, अगर आप देखेंगे तो M ने 10,000 किलोवाट आवर्स यूज किए, S ने 20,000 किलोवाट आवर्स यूज किए, T ने 15,000 किलोवाट आवर्स यूज किए। टोटल आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 15, सो 45,000 आवर्स। टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी थी 50,000 आवर्स। 5,000 आवर्स हमने कम यूज किए, तो कॉस्ट एलोकेट भी 5,000 आवर्स की नहीं कर पाएंगे। सेम वे क्वालिटी इंस्पेक्शंस टोटल कितने हुए 3,500, 2,500 और 3,000, सो टोटल 9,000 इंस्पेक्शंस हुए। हमारी कैपेसिटी कितनी थी 10,000 इंस्पेक्शंस की, सो 1,000 इंस्पेक्शन हमने कम किए। इसकी कॉस्ट एलोकेट नहीं हो पाएंगी, देख लेते हैं इस बार भी। क्वालिटी इंस्पेक्शंस एम के कितने हुए 3,500 इंटू 30 रुपीज पर इंस्पेक्शन, टोटल 1,05,000, 3,500 इंटू 30। फिर एस का 2,500 इंस्पेक्शन हुए इंटू 30 रुपीज पर इंस्पेक्शन, 75,000 रुपीज। और टी के 3,000 इंस्पेक्शन हुए और इंटू 30 रुपीज पर इंस्पेक्शन, टोटल 90,000 रुपीज। टोटल करेंगे तो 2,70,000 रुपीज हमारा अलोकेट हो चुका है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। अनयूज्ड कैपेसिटी कितनी रही, जो किलोवाट आवर्स जैसे कि पावर की एक्टिविटी है उसकी अनयूज्ड एक्टिविटी कितनी रही 5,000 hours. So 5,000 hours into 4 rupees per hour. 20,000 is the cost of unused capacity of the activity power. Quality inspection कितने हमने कम किए थे 1,000 hours हमने 1,000 inspections हमने कम किए थे into 30 rupees per inspection, that is 30,000 rupees. अब ये कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड एक्टिविटी जो है वो आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अनयूज्ड एक्टिविटी कितनी है इनटू रेट पर आवर, या तो टोटल एक्टिविटी का कॉस्ट कितना लगा और कितना अलोकेट हो चुका। सो अनअलोकेटेड है वो है कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। पावर में 2 लाख माइनस 1,80,000 भी कर सकते हैं, और क्वालिटी इंस्पेक्शंस में 3 लाख माइनस 2,70,000, या फिर 5,000 इंटू 4 उसमें भी 20,000 रुपीज आएगा, और 1,000 क्वालिटी इंस्पेक्शन इंटू 30 रुपीज पर इंस्पेक्शन, सो 30,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी आ गया 50,000 रुपीज। ये भी पार्ट 2 खत्म। पार्ट 3 है डिस्कस द फैक्टर्स the management considers in choosing a capacity level to compute the budgeted fixed overhead cost rate. So क्या factors management should consider in choosing the capacity level. तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में कैपेसिटी की कंसेप्ट्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो कैपेसिटी के कंसेप्ट्स है उसमें क्या होता है कि एक होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, फिर आती है नॉर्मल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे कि मशीन सेटअप में जो टाइम लगना है
उसमें हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो टोटल आवर्स में तो होना ही है, तो वो माइनस करना चाहिए। फिर जैसे कि लेबर्स है, उनको एक लंच ब्रेक देना पड़ेगा या फिर टी ब्रेक या ऐसा कुछ भी, तो एक ब्रेक होना है। फिर जैसे कि लेबर्स हैं, वो कंटिन्यूअस काम करने के बाद थोड़ी देर थक जाएंगे, तो फैटीग जो उनका है वो कम करने के लिए उनको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारा जो आइडल टाइम है वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो कैपेसिटी हमें डिटरमाइन करनी चाहिए बजटेड एक्टिविटीज़ के लिए। अब हम पढ़ते हैं इनका आंसर। इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। फिर इफेक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग पे भी क्या उसका असर आएगा, जो हम जिस हिसाब से अलोकेट करते हैं उस हिसाब से। फिर इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई तो क्या होगा कि उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, जो हम बैलेंस शीट बोलते हैं, ज़्यादातर अगर आप ये प्रोफेशनल स्टडीज़ में है तो बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। इंटरनेशनली हर जगह पे अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही बोला जाता है। तो उस पर क्या असर होगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा टोटल चेंज हो सकता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन दूसरा कहाँ पे आता है, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना, उसमें भी ये क्लोजिंग स्टॉक आता है, इन्वेंट्री, जो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम डालते हैं। तो अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई तो उस हिसाब से भी इफेक्ट आ जाएगी, मतलब ये चीज़ें भी मैनेजमेंट को कंसिडर करनी है। फिर है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बोलता है कि ये चीज़ों को डायरेक्टली एक्सपेंस आउट करो, सो कॉमन कॉस्ट में एक्सपेंस आउट करना है, नहीं तो वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में चली जाएगी तो उसका अलग असर आ जाएगा। फिर डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग चूजन कैपेसिटी लेवल कॉन्सेप्ट। कैपेसिटी लेवल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, वो वाली। ये हमारा इलस्ट्रेशन 2 भी ख़त्म होता है। हमने जो पार्ट 2 किया था उसमें क्या था कि आइडल कैपेसिटी की कॉस्ट क्या लगी, जो कैपेसिटी हमने अनयूटिलाइज रखी थी उसकी। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन आ गया, मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था 22 मार्च को। सो जो मार्च के लास्ट डेज में जो लॉकडाउन रहा, तो वैसे 22 मार्च को था वो संडे वाला 1 डे लॉकडाउन, एंड 25 मार्च से टोटल लॉकडाउन फॉर 21 डेज था। तो 25 मार्च से मतलब ये टाइम पे जो प्रोडक्शन नहीं हुआ, इस वजह से कैपेसिटी थोड़ी अनयूज रह गई, तो इसकी हमने कॉस्ट फाइंड की। फिर है इलस्ट्रेशन 3। आपको मैं एक बार वापस बोलता हूँ, ये सारे सम्स आपको पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने हैं, और कहाँ पे आपकी मिस्टेक आती है वो देखना है, और ये जो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है वो भी देखना है। Illustration 3, ABC Limited manufactures 2 types of machine equipments, Y and Z, and applies or absorbs overheads on the basis of direct labor hours. Same as first illustration, the budgeted overheads and direct labor hours for the month of December 20x8 are 12,42,500 and 20,000 hours respectively. Budgeted overheads at 12,42,500 and direct labor hours at 20,000 hours. The information about company's products are as follows. Equipment Y और equipment Z की थोड़ी information दी हुई है। Budgeted production volume 2,500 units and 3,125 units. Budgeted direct material cost है वो है 300 rupees per unit, and for Z है 450 rupees per unit.
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है y की 3 hours into 150 rupees per hour, so 450 rupees डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी y में, एंड z में जो है वो है 4 hours into 150 rupees per hour, so 600 rupees. ABC Limited's overhead of rupees 12,42,500 जो हमें ऊपर दिया था can be identified with 3 major activities. अब देखो सेम एज इलस्ट्रेशन 1 है, इसमें एक्टिविटीज भी दी है और उन्होंने बोला है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से डायरेक्टली इक्विपमेंट y और z को चार्ज कर दो. हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं. ये जो 12,42,500 जो ओवरहेड्स है उसका 3 मेजर एक्टिविटीज के हिसाब से उसको डिस्टिंग्विश किया उन्होंने. सो पहले एक्टिविटी फाइंड करनी है, फिर उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट को एक्टिविटी से रिलेट करना है, वो जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे उस हिसाब से. ऑर्डर प्रोसेसिंग एक एक्टिविटी है, उसमें 2,10,000 रुपीज़ की कॉस्ट लगी. मशीन प्रोसेसिंग एक एक्टिविटी है, 8,75,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट लगी. एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है जिसकी कॉस्ट है 1,57,500. टोटल आप करेंगे तो 12,42,500 आ जाना चाहिए. These activities are driven by number of orders processed, machine hours worked and inspection hours respectively. हर एक का कॉस्ट ड्राइवर भी उन्होंने दे दिया है. जिस हिसाब से एक्टिविटीज है उस हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर भी दिया है और हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट दे दी है. The data relevant to these activities are as follows: orders processed, machine hours worked और inspection hours हमें दिया हुआ है. Required है assuming use of direct labor hours to absorb apply overheads to production, compute the unit manufacturing cost of equipment y and z if the budgeted manufacturing volume is attained. So इन्होंने क्या है डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड करके सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. सो जो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो हमें दी हुई है 300 रुपीज़ पर यूनिट एंड 450 रुपीज़ पर यूनिट y और z की. सो y की कॉस्ट दी हुई है 300 रुपीज़ पर यूनिट और z की 450 रुपीज़ पर यूनिट. 300 एंड 450 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दी हुई है 450 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़. सो ये तो हमें डायरेक्टली दी हुआ है. फिर है हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे. तो उसमें क्या है कि 12,42,500 रुपीज़ का प्रोडक्शन ओवरहेड्स है. आप अगर डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स से तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवरी रेट मिल जाएगा आपको. 12,42,500 डिवाइड बाई 20,000 जो आप करेंगे तो उसमें आपका कितना आएगा टोटल 62 रुपीज़ 125 पैसा पर यूनिट, सॉरी पर लेबर आवर आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवरी रेट आ जाएगा. अब जो आपका ये रेट आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे लेबर आवर्स के हिसाब से तो आपको हर एक यूनिट ऑफ जो इक्विपमेंट है उसमें कितना प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर करना है वो आपको मिल जाएगा. 62 रुपीज़ 125 पैसा 12.5 पैसा 62.125 रुपीज़ इंटू y जो है वो है 3 आवर्स. सो 62.125 इंटू 3 आपको मिल जाएगा उसका 186 रुपीज़ 38 पैसा. सिमिलरली z का 62 रुपीज़ 62.125 रुपीज़ इंटू 4 आवर्स. सो आपको मिल जाएगा 248 रुपीज़ 50 पैसा. सो आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हमने फाइंड किया डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से तो आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी. दैट्स इट. फर्स्ट पार्ट खत्म. सेम एज इलस्ट्रेशन 1. पार्ट 2 क्या बोलता है? assuming use of activity based costing, compute the unit manufacturing cost of the equipment y and z if the budgeted manufacturing volume is achieved.
सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से के हिसाब से कॉस्ट फाइंड करनी है इक्विपमेंट वाई और जेड की। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो सेम ही रहने वाला है। अब जो भी हमें ये करना है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स किस हिसाब से रिकवर होंगे, इसी के हिसाब से कॉस्ट चेंज हो जाएगी। एक्टिविटीज़ क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसकी कॉस्ट कितनी है 2,10,000 और उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, आपको दिया हुआ है लास्ट लाइन में, सही है। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी की कॉस्ट 2,10,000 और ऑर्डर्स प्रोसेस्ड के हिसाब से उसकी ड्राइवर है। ऑर्डर्स प्रोसेस्ड कितने हैं टोटल 600, सो 2,10,000 डिवाइड बाय 600, तो आपको ओवरहेड्स रिकवरी रेट जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से मिल जाएगा। सो 2,10,000 डिवाइड बाय 600 आप करेंगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको मिल जाएगा 350 रुपीज़ पर ऑर्डर प्रोसेस्ड। सेकेंड एक्टिविटी जो है वो है मशीन प्रोसेसिंग 8,75,000 रुपीज़ और मशीन आवर्स वर्क के हिसाब से, तो मशीन आवर्स वर्क भी आपको दे दिया है 50,000 आवर्स। सो 8,75,000 रुपीज़ डिवाइड बाई 50,000 आवर्स आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17 रुपीज़ 50 पैसा कॉस्ट ड्राइवर रेट। फिर तीसरी जो एक्टिविटी है वो है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन 1,57,500 रुपीज़, उसकी कॉस्ट ड्राइवर है इंस्पेक्शन आवर्स और इंस्पेक्शन आवर्स आपको टोटल दे दिया है 15,000 आवर्स। सो 1,57,500 डिवाइड बाई 15,000 आवर्स, तो 10 रुपीज़ 50 पैसा पर इंस्पेक्शन आवर आपकी कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको मिल गई। तीनों चीज़ की कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल गई। अब सिंपल है, हमें क्या करना है कि जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट मिला है वो है 350 रुपीज़ पर ऑर्डर प्रोसेस्ड इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड फॉर ईच इक्विपमेंट, वो हम करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएंगी हर एक प्रोडक्ट के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट हमें ये जो कॉस्ट हमने अपोर्शन की है अलोकेट किया है वो हमें मिल जाएगी। सिंपल है, 350 रुपीज़ इंटू 350 रुपीज़, सो 350 रुपीज़ इज ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट ड्राइवर रेट इंटू 350 ऑर्डर्स प्रोसेस्ड फॉर प्रोडक्ट वाई डिवाइड बाई 2,500 यूनिट्स। सो हमें मिलेगा, इन्होंने क्या किया है कि टोटल जो कॉस्ट है वो ऐसे की ऐसी रखी है एंड उसके बाद उसमें क्या है कि हर एक जो कॉस्ट हमने अलोकेट किया है उसका टोटल रखा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स डायरेक्टली बाद में कर दिया है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। सो 350 रुपीज़ इंटू 350 ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, सो इक्विपमेंट वाई का ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाएगा आपका 1,22,500 और जेड का 350 रुपीज़ पर ऑर्डर प्रोसेस्ड इंटू 250 ऑर्डर्स number of orders, 350 rupees is overheads cost per order processed and number of orders processed are 250, so total आ जाएगा आपका 87,500। फिर मशीन प्रोसेसिंग जो है उसका 17 रुपीज़ 50 पैसा कॉस्ट ड्राइवर रेट हमें मिला है 17 रुपीज़ 50 पैसा इंटू 23,000 आवर्स है, सो आपको मिल जाएगा 4,02,500 एंड जो Z के लिए है वो है 17 रुपीज़ 50 पैसा कॉस्ट ड्राइवर रेट इंटू 27,000 आवर्स, आपको मिल जाएगा 4,72,500। सेम वे इंस्पेक्शन का हमें जो कॉस्ट रिकवरी रेट मिला है कॉस्ट ड्राइवर रेट जिसको बोलते हैं 10 रुपीज़ 50 पैसा इंटू इंस्पेक्शन आज वाई के लिए 4,000, सो 10 रुपीज़ 50 पैसा इंटू 4,000, तो हमें मिल जाएगा 42,000 रुपीज़। और जो Z का है वो है 10 रुपीज़ 50 पैसा रिकवरी रेट सेम रहेगा इंटू इंस्पेक्शन आवर्स जो है वो है 11,000, सो हमें मिलेगा 1,15,500। ये
टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो मतलब ओवरहेड कॉस्ट का इंडिविजुअल्स का हम टोटल करेंगे दोनों का, y और z का, एंड उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे उससे उसको नंबर ऑफ यूनिट से। सो पर यूनिट हमें ओवरहेड कॉस्ट मिल जाएगा। सो y के जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है 2500, z के है 3125। सो डिवाइड करने के बाद हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी 226 रुपीज़ 80 पैसा फॉर y एंड 216 रुपीज़ 16 पैसा फॉर z। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो है ही, फिर ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हम उसमें ऐड कर देंगे तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगी। अब आप देखेंगे सॉल्यूशन में तो आपको यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में थोड़ा डिफरेंस लगेगा। जो रिक्वायर्ड थर्ड पार्ट है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हैवीली ऑन कॉस्ट by using direct labor hours as an application base, calculate the amount of cost distortion under cost or over cost for each equipment। cost distortion मतलब क्या? cost में फर्क कितना आया हमें मेथड चेंज करने की वजह से। अंडर कॉस्ट है या ओवर कॉस्ट है, मतलब पहले को हम बेस देंगे उसको कंपेयर करेंगे सेकेंड से कि जो लेबर आर रेट के हिसाब से हमने कॉस्ट फाइंड की और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है एबीसी मेथड, उसमें जो कॉस्ट आई उसमें कितना फ़र्क है और लेबर आवर्स में वो कॉस्ट कम है या ज़्यादा है। तो इक्विपमेंट वाई की कॉस्ट अगर हम देखें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने अभी अभी जो फाइंड की वो है 976 रुपीज़ 80 पैसा, और लेबर आवर्स में डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से जो हमने फाइंड किया वो है 936 रुपीज़ 38 पैसा। ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इवन फाइनल्स की एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। सो इसको लाइटली मत लेना, इसको बार बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर लेना। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये तो आएगा ही आएगा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के भी चांस रहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के भी चांस रहते हैं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो लेबर आवर्स के हिसाब से कॉस्ट वाई की कम आई है। सो कितना डिफरेंस है 40 रुपीज़ 42 पैसा का, और जेड में जो है वो हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो कॉस्ट फाइंड किया वो है 1266.16 एंड 1266 रुपीज़ 16 पैसा, और लेबर आवर्स के हिसाब से 1298 रुपीज़ 50 पैसा। सो लेबर आवर्स के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेथड से के हिसाब से कॉस्ट कम थी। सो लेबर आवर्स में इसमें ओवर कॉस्ट हो गई है, और इक्विपमेंट वाई की अंडर कॉस्ट हो गई है। इक्विपमेंट वाई अंडर कॉस्ट, इक्विपमेंट जेड ओवर कॉस्ट। इसमें एक आपको लाइन भी लिखनी है, लो वॉल्यूम प्रोडक्ट वाई इज अंडर कॉस्टेड एंड हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट जेड। लो वॉल्यूम मतलब लो क्वांटिटीज, मैंने पहले आपको कोई भी एक लेक्चर में बताया हुआ था। सो लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, कम क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट जो है उसकी अंडर कॉस्ट हो गई है, और ज़्यादा क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट की ओवर कॉस्ट हो गई है। यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। अभी यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ है। आपको अगर आप ये टेस्ट योर नॉलेज जो है उसमें आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आई थिंक फाइनल की एग्ज़ाम में पूछा गया था, और अगर ये आपको आ गया तो आपको ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में
कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा और आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी काफ़ी सही से हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं एंड सारा एक्टिविटीज़ भी दिया हुआ है। डिपार्टमेंट के हिसाब से भी कॉस्टिंग करनी है, एक्टिविटी के हिसाब से भी कॉस्टिंग करनी है। इसमें आपके दोनों चैप्टर्स के रिवीजन हो जाएंगे। अगर आप ये जो RST लिमिटेड वाला क्वेश्चन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। RST लिमिटेड वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, टेस्ट योर नॉलेज में। ये आपको एग्ज़ाम से पहले भी आप जब रिवीजन करते हैं, ये दोनों चैप्टर का रिवीजन आपको करवा देगा। ये क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगर आ गया तो हो सकता है 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन अगर पूछे गए सिर्फ ये चैप्टर से, तो ये दोनों मिला चैप्टर का मिला के क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भी आप छोड़ना मत, दोनों क्वेश्चन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, आंसर थोड़ा मीडियम साइज्ड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों आपको करना है। और एक खुशखबरी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका 10 अगस्त तक सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद एक आपका जूम में या फिर कोई भी वीडियो कॉलिंग में आपका सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सो 10 अगस्त के बाद होगा आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक शेड्यूल्ड मीटिंग आ जाएगी और हम उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इसी के साथ हम ये दोनों चैप्टर्स खत्म करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन।